तो हम लोग ईएमआई में अगला टॉपिक कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी स्पेस में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने का कारण बहुत सारा हो सकता है, जैसे डिस्टेंस के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज करे। आप इन्फिनेटली लॉन्ग वायर अगर लेते हैं तो जैसे जैसे यहाँ से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेगा, लेकिन क्या टाइम के साथ चेंज करेगा? नहीं, डिस्टेंस के साथ चेंज करेगा। अगर किसी स्पेस में टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, जैसे सपोज करो ये एक सिलिंड्रिकल रीजन है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है। इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट दिया हुआ है dV/dt। दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये गिवन है। टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। सपोज किसी क्वेश्चन में रहेगा 2 टेस्ला पर सेकेंड, किसी में 0.2 रहेगा, डेटा कुछ भी रह सकता है, उसका हम dV/dt के फॉर्म में आंसर निकाल रहे हैं। तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इस रीजन में क्या जनरेट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ये बताइए कि ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है उसके क्रॉस सेक्शन को हम दिखा रहे हैं, अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंज कर रहा है। अगर हम आपसे कहें कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस, स्मॉल आर रेडियस का एक रिंग कंसीडर करें, दिस इज ए रिंग ऑफ रेडियस आर। ये जो सिलिंड्रिकल रीजन है इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है। ये बताओ कि अगर एक रिंग को हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे तो इस रिंग में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप कहेंगे सर अंदर के तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मतलब अंदर के तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अंदर के तरफ अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट इस तरह से इसमें फ्लो होगा जो कि उसको घटाए, मतलब डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे है, ये आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड। इस रिंग में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये होगा, या इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन ये होगा। अब कितना होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ अगर पूछे तो आप कहोगे इससे फ्लक्स आप निकालिए किसी टाइम पर। सपोज करो किसी टाइम पर मैग्नेटिक फील्ड को बी लेट कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को, तो फ्लक्स होगा बी इंटू पाई आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ है, इस एरिया का डायरेक्शन भी अंदर के तरफ लेना पड़ेगा फ्लक्स निकालने के लिए। सो टोटल फ्लक्स इतना ही रह जाएगा d∅/dt। ये होगा पाई आर स्क्वायर dB/dt। पाई आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बी टाइम के साथ चेंज कर रहा था, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस्ड का वैल्यू होगा पाई आर स्क्वायर dB/dt। डायरेक्शन ईएमएफ इंड्यूस्ड का होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। डायरेक्शन हम डायग्राम से निकाले हैं और मैग्नीट्यूड यहां लिखे। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इस डायरेक्शन में, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? अब आइए करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। आप देखो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आप पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे। ये सपोज कोई कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है जिसका लेंथ L है, और ये क्रॉस सेक्शन है पॉजिटिव पोटेंशियल पर, और ये है नेगेटिव पोटेंशियल पर। पॉजिटिव पोटेंशियल का मतलब हायर पोटेंशियल और नेगेटिव का मतलब लोअर पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब प्लस और नेगेटिव का मतलब माइनस नहीं। इसका वैल्यू 100 हो जाए, इसका वैल्यू 10 हो जाए, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ये हायर पर है, ये लोअर पर है। सर्किट में प्लस माइनस का मतलब हायर लोअर होता है, प्लस माइनस नहीं होता। तो ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर है, इस दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज भी है, 100 वोल्ट है। तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस कंडक्टर के अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होगा? तो कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है? वोल्ट पर मीटर।
आप फॉर्मूला वहां पर पढ़े हैं, E इक्वल टू माइनस dv बाई dr या dl, ऐसा पढ़े हैं ना। तो dv का क्या मतलब, चेंज इन पोटेंशियल, dl का मतलब लेंथ। अगर यहां से यहां तक पोटेंशियल v है तो dv को हम लोग v कहेंगे, लेंथ को l कहेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। ये माइनस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर पोटेंशियल घटता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर पोटेंशियल घटता। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी घटता है तो उसको माइनस लिखेंगे, बढ़ता है तो उसको प्लस लिखेंगे। जैसे एक्सेलरेशन को लिखते हैं प्लस dv बाई dt, क्योंकि जिधर वेलोसिटी बढ़ता है उधर एक्सेलरेशन होता है, और जिधर पोटेंशियल घटता है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखना चाहिए, माइनस लिखना चाहिए। तो माइनस का मतलब ये, जैसा माइनस का मतलब यहां पर समझाया जाता है, वैसा ही माइनस का मतलब ये माइनस डी फाई बाई डी टी में भी है, कि जिस डायरेक्शन में फ्लक्स घटता है उसके अपोजिट डायरेक्शन, जिधर के तरफ फ्लक्स बढ़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में EMF इंड्यूस होता है, मतलब उसको अपोज करता है, इसलिए ये साइन यहाँ पर माइनस होता है। तो माइनस साइन को तो यहाँ हटा दिया, माइनस साइन का मतलब डायरेक्शन से है, तो डायरेक्शन हम लोग पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाले। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ। इसमें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है करंट का डायरेक्शन वही होता है। तो इस डायरेक्शन में करंट सपोज करो I है, तो वो लोग करंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस V बाय रेजिस्टेंस। पोटेंशियल जिस डायरेक्शन में घटता है करंट का भी वही डायरेक्शन होता है, तो आप कह सकते हैं करंट का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। करंट का डायरेक्शन किधर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। तो ये बात हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। अब तुमसे पूछे कि ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा, कहोगे बिल्कुल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस। ये देखो ना, I इज इक्वल टू V कितने के बराबर, E इंटू L बाई R। करंट उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, तो कहोगे जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इसको हम लोग कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करें तो ऐसा ही होगा। अब अगर पूछे कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो कहोगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के टेंजेंशियल। इसके अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। और इस सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप सेम इसलिए लेंगे क्योंकि सब पॉइंट बिल्कुल सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E हो गया। अब अगर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हम ऐसे निकाले, करंट का डायरेक्शन निकाले, उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिए। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर यहां से यहां तक इंटीग्रेट करें इस पूरे पर, तो ये EMF इंड्यूस्ड होगा। EMF इंड्यूस्ड को लिख सकते हैं E इंटू DL का इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड पाथ, दिस इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर dV बाई dt। ये हम लोग डी फाई बाई डी टी EMF है, तो EMF को करली E से लिखे हैं या स्मॉल e से लिख दें, कंफ्यूजन नहीं रहे इसके लिए। EMF इंड्यूस्ड इसमें EMF को करली E से ही लिखते हैं ऐसे करके। तो EMF इंड्यूस्ड इसमें आप पता कर लिए, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैपिटल E से लिखे हैं इनटू DL का इंटीग्रेशन, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस इक्वेशन से देखो, पोटेंशियल डिफरेंस dV इज इक्वल टू हाउ मच, E इंटू DR। माइनस साइन तो बताता है कि किधर घट रहा है बढ़ रहा है, माइनस साइन को छोड़ दो। मैग्नीट्यूड अगर देखें तो पोटेंशियल कितना डिक्रीज करेगा, यहां से यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप कहोगे सर इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको भी इंटीग्रेट कर दीजिए। अगर यहां से यहां तक E कांस्टेंट है तो E को बाहर ले लीजिए, तो E को बाहर ले लिए। DR का इंटीग्रेशन कितना होगा L, और इधर dV का इंटीग्रेशन कितना होगा V, तो V इक्वल टू E इंटू L लिखते हैं ना। डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, E डॉट DL का इंटीग्रेशन या DR का इंटीग्रेशन। तो यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां तक कितने के बराबर है, E के बराबर है। EMF इंड्यूस्ड का मतलब है पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ। तो ये पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू आपको पता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं E
यहाँ पर E इंटू ये डिस्टेंस को हम dr मान लेते या dl मान लेते हैं, तो E इंटू डी एल, यहाँ भी E इंटू डी एल, यहाँ भी E इंटू डी एल, सबको जोड़ दीजिए, तो E डॉट डी एल का इंटीग्रेशन इस क्लोज पाथ पर। ये समझ आया? E को बाहर कर दो, क्योंकि E सब जगह कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड सेम है। dl का इंटीग्रेशन 2 पाई आर स्क्वायर dv बाई dt, एक r और एक पाई को उड़ा दीजिए, E का वैल्यू होगा r बाई 2 dv बाई dt। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा? जब r लेस देन कैपिटल R होगा। मतलब इस सिलेंड्रिकल रीजन के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप इससे निकाल सकते हैं। अब अगर तुमसे पूछें कि ठीक है अंदर तो आप निकाल लिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा, तो आंसर है होगा। वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी होता है और इसके बाहर भी इन्फिनिटी तक होता है। यहाँ पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो स्टेप स्टार्ट वहीं से करेंगे। जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आप पहले एक रिंग ले लीजिए, आर्बिट्ररी रिंग, अपने आप अपने मन से। इस रिंग का रेडियस सपोज करो r है, स्मॉल r। अब बोलो इस रिंग से कितना फ्लक्स पास करेगा? पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू बी। सब लोग सहमत हो? अभिनव सहमत हो? क्यों? क्योंकि ये वाला पार्ट से तो कोई फ्लक्स पास करेगा नहीं, ये तो यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड तो केवल इसी रीजन में है, तो पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू बी। जैसे जैसे इसको हम आगे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये वैल्यू चेंज नहीं करेगा। अब डिफ्रेंशिएट करिए तो ये में फिर इंड्यूस होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर dv बाई dt। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो कहोगे सर करंट देखिए किधर होगा। करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो कहोगे ऐसे, बोलो ना। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, और यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम होगा। तो ये ईएमएफ को क्या लिखेंगे? E डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, तो E को बाहर कर देते हैं, dl का इंटीग्रेशन कितना कर दें? 2 पाई स्मॉल r, समझ, इक्वल टू पाई कैपिटल R स्क्वायर dB बाई dt। पाई से पाई उड़ा दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया R स्क्वायर बाई 2 स्मॉल r dB बाई dt। ये इक्वेशन होगा जब R ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। अब बताओ इक्वलिटी साइन होगा कि नहीं? इक्वलिटी साइन होने के लिए आप इस बाउंड्री पर चेक कर लीजिए, जहां पर चेंज हो रहा है ये इक्वेशन। तो इस बाउंड्री पर इसके जगह पर कैपिटल R रख दो तो R बाई 2, इसके जगह पर भी कैपिटल R रख दो तो R बाई 2, मतलब यहाँ इक्वलिटी साइन होगा। बात क्लियर हो गया? अगर तुमसे पूछे ग्राफ कैसा होगा, ये देखो बहुत ऐसा ग्राफ तुम लोग ड्रॉ किए हो इलेक्ट्रिक फील्ड और R के बीच में। ये dB बाई dt सपोज करो कांस्टेंट है। dV बाई dt क्या लेट किए हैं? कांस्टेंट। सपोज 2 टेस्ला पर सेकेंड होगा या 3 टेस्ला पर सेकेंड होगा। तो अगर dV बाई dt कांस्टेंट है तो E प्रोपोर्शनल टू R पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसका ग्राफ ऐसे कहां तक? कैपिटल R तक। उसके बाद E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R, ये तो कांस्टेंट है ना जी, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? सरफेस पर। कितने के बराबर? कैपिटल R रख दो तो R बाई 2 dB बाई dt। ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। इसका स्लोप अगर थीटा पूछे तो कितना लिखेंगे? 1 बाई 2 dB बाई dt। dV बाई dt को k है तो k रख दीजिए, k बाई 2 स्लोप हो जाएगा। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ेगा, सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा और इंफिनिटी पर 0 हो जाएगा। अब लिखिए, इसमें 2 पॉइंट हम नोट करके लिखवा रहे हैं। पहला पॉइंट नोट करके लिखना है आपको समझने के बाद, पहले समझ लो। ये जो रीजन है
जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं, टाइम के साथ वेरिएशन होना चाहिए। इसमें मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज कर रहा है, जिसका चेंज होने का रेट सपोज के है। तो इस रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही, इस रीजन के बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ऐसा नहीं है कि कंडक्टर अगर आप रखेंगे तो कंडक्टर के अंदर ही इलेक्ट्रिक, भाई अगर कंडक्टर यहाँ रखते हैं तो इस कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, मतलब कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन कंडक्टर को यहाँ से हटा दें, इस रिंग को यहाँ से हटा दो, तब भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट रहेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? ऐसा लाइन होगा। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है। इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज का डेंसिटी इस बाउंड्री के पास सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। और जैसे जैसे आप सेंटर के तरफ आएंगे वैसे वैसे डेंसिटी घटेगा। डेंसिटी घटने का मतलब मैग्नीट्यूड घटना। और यहाँ से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वैसे वैसे फिर डेंसिटी घटने लगेगा। ये पूरा सर्कल आप प्लेट करिए, ये सर्कल है, ऐसे हम थोड़ा सा कम में काम चला लेते हैं। ये पूरा सर्कुलर है। ये मैग्नेटिक फील्ड का बाउंड्री है जिसको हम ब्लू से लिखे हैं। इस बाउंड्री से आगे भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। धीरे धीरे डेंसिटी घट रहा है और इधर भी डेंसिटी घट रहा है। यहाँ पर कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? 0 के बराबर, क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड R के प्रोपोर्शनल होता है और बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। इस फ्री स्पेस में भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। अब इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अगर तुमसे पूछे तो आप कहोगे सर देख लीजिए कि अगर यहाँ एक कंडक्टर रखें तो करंट कैसे फ्लो करेगा? अंदर के तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी ऐसे ही होना चाहिए। इसका मतलब ये सब जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज है उसका डायरेक्शन ये होगा। अब अगर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इसमें अगर किसी को कन्फ्यूजन है तो इलेक्ट्रोस्टैट से इसको रिलेट करके देखो। अगर तुमसे कहें कि इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है और इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होगा। अगर यहाँ पर एयर है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन अगर इसके बीच में हम एक कंडक्टर लगा दें, इसका पोटेंशियल 100 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर होगा और करंट भी इसमें फ्लो करेगा। डिफरेंस सिर्फ यही है कि कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब करंट फ्लो नहीं करता है। तो ये एयर जो है वो इंसुलेटर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर यहाँ पर रख देंगे तो करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर कंडक्टर नहीं रखे फिर भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो इसमें होगा ही। तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी स्पेस में है तो उस स्पेस में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होता है। तो ये पहला पॉइंट है, इसको लिख लिया जाए। इसको हम लिखवा रहे हैं लैंग्वेज में, लिखो। इन टाइम वेरिइंग मैग्नेटिक फील्ड, in time varying magnetic field, electric lines of forces are present in space as shown in figure. अभी तक हम लोग ये जानते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। लेकिन आज से जानिए कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये नॉन कंजर्वेटिव है। कैसा है? नॉन कंजर्वेटिव। इससे पहले क्या जानते थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन लाइन होता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन लाइन होता है, जो पॉजिटिव चार्ज से निकलता है नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है, या पॉजिटिव चार्ज से निकलता है इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होता है। अगर नेबरहुड में कोई दूसरा चार्जेस नहीं है, केवल पॉजिटिव एक ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा कहाँ? टर्मिनेट होगा इन्फिनिटी पर।
ओपन लाइन होता है, क्लोज लाइन नहीं होता है। लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज लाइन है, ठीक है नहीं। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखिए, अबव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, अबव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर क्लोज्ड लाइन। Closed line and it is non-conservative. Non-conservative. Non-conservative फील्ड के कारण पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होता है। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किसके कारण होता है? कंजर्वेटिव फील्ड के कारण। क्या डेफिनेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का? नेगेटिव दी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। साफ साफ है ना। तो ये तो नॉन कंजर्वेटिव है। तुम कहो सर कैसे नॉन कंजर्वेटिव हो गया? हम लोग देखो दिखाते हैं। यहां देखो सब लोग ध्यान से। ये सपोज करो एक पॉइंट चार्ज हम यहां रख दें Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है, बोलो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस वाले पॉइंट चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितने के बराबर? Q इंटू E के बराबर। अब यहां से यहां तक थोड़ा दूर हम पकड़ के इसको खींचे। हम क्या कर रहे हैं? इस चार्ज को यहां से पकड़ के और ऐसे घुमा दे रहे हैं एक बार, और ये निकाल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क किया, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना वर्क किया। तो ये देखो dW वर्क डन का फॉर्मूला होता है F डॉट ds, मतलब F ds cos थीटा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना है? QE। ये डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक ds मान लेते हैं, तो ds दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0, cos 0। इसको आप इस पूरे सर्कल में यहां से यहां ले आइए, तो इसको घुमा दीजिए इस पूरे सर्कल में। Q और E तो कौन, E तो सब जगह सेम है इस सर्कल में, तो Q बाहर हो गया, E बाहर हो गया। ds का इंटीग्रेशन 2 पाई r, ये टोटल वर्क डन हो गया। क्या टोटल वर्क डन 0 है? बोलो। तो वर्क डन क्लोज पाथ में 0 नहीं है, तो फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव कैसे होगा? तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। यही बात तो लिखवाए। इसके नीचे एक लाइन लिखिए, अभी जो लिखे हैं लिखिए, सिंस वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ, सिंस वर्क डन इन क्लोज्ड पाथ इन अबव फील्ड is not 0. Not 0. फुल स्टॉप। अब लिखना नहीं है, अब एक बार सुन लो खाली। तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या हम पूछेंगे कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है? कहोगे नहीं, कंजर्वेटिव भी हो सकता है और नॉन कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है। इलेक्ट्रोस्टैट में मतलब सर जब जो क्वेश्चन आएगा तो थोड़े पता चलेगा इलेक्ट्रोस्टैट में भी क्वेश्चन बना रहे हैं कि मैं, हम बोले इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव होता है। स्टैटिक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो कंजर्वेटिव होता है, लेकिन वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है वो नॉन कंजर्वेटिव होता है। बात समझ आया? दूसरा सवाल, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आर ऑलवेज ओपन लाइन। ये गलत जवाब है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज मे बी ओपन और क्लोज्ड। स्टैटिक चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ओपन होता है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज होता है। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड लाइन, ये सही है, वो कभी ओपन नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको याद रखने वाला पॉइंट है। अब इस पर एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमको समझाने दीजिए। क्वेश्चन ये है कि ये एक रीजन है जिसका रेडियस r है, सर्कुलर रीजन, जिसका क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है 2 टेस्ला पर सेकेंड से, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगुलर लूप, जिसका साइड लेंथ L है। आपको बताना है कि इस AB वायर में EMF इंड्यूस्ड कितना होगा, BC में EMF इंड्यूस्ड कितना होगा,
और CA में EMF इंड्यूस्ड कितना होगा। ऑल्सो इस पूरे में EMF इंड्यूस्ड कितना होगा। तो लिख लीजिए फाइंड EMF इंड्यूस्ड इन डिफरेंट बायस एंड लूप। ये हमको समझाने दो, यहां ध्यान से देखो जरा। ये जो लूप है, सब लोग ध्यान इधर, ये ट्रायंगुलर लूप है। इस लूप से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो पहले निकालो। इस पूरे चैप्टर में एक ही काम तो करते हैं, फ्लक्स निकालते हैं, नहीं तो BLV से निकालते हैं। भाई इसका वेलोसिटी तो है नहीं, तो मोशनल EMF हम लोग इसमें नहीं ला सकते, तो फिर आप फ्लक्स से स्टार्ट करिए कि किसी टाइम पर कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो कहोगे इसका एरिया कितना, √3/4 L², ये होता है ना, इनटू मैग्नेटिक फील्ड B, दोनों के बीच का एंगल 0। कितना फ्लक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो तो EMF इंड्यूस होगा √3/4 L² dB/dt। dB/dt का वैल्यू 2 रख दीजिए तो ये 2 कट जाएगा, तो √3/2 L², इतना EMF इंड्यूस होगा। डायरेक्शन क्या होगा, तो कहोगे देखिए अंदर के तरफ फ्लक्स बढ़ रहा है तो करंट फ्लो करेगा जो कि घटा है, तो डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉक। तो इसमें टोटल EMF इंड्यूस्ड इतना होगा और डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इसका आंसर आ गया। अब तुमसे पूछा रहे कि इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, तो AB में 0 होगा। इसमें कितना होगा, तो इसका आधा, √3/4 L²। पोलरिटी क्या होगा, कहोगे ये प्लस और ये माइनस। और इसमें कितना होगा, तो इतना ही, √3/4 L² और ये प्लस और ये माइनस। पोलरिटी यहां पर दिखा दिए, और इसमें तो होगा नहीं। इसमें क्यों नहीं होगा, जरा इस बात को समझो। अगर ये लूप को हम यहां से हटा दें, हटा दो थोड़ी देर के, लेट करो, ये नहीं है, तो इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो सर्कुलर लाइन प्रेजेंट है ही। इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है। ये बताओ कि ये जो स्ट्रेट वायर है जो सेंटर से पास हो रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, तो कहोगे सर सर्कुलर लाइन ऐसा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, यहां इधर होगा, यहां इधर होगा, यहां इधर होगा। देखो ना, अगर कोई भी एक स्ट्रेट वायर सेंटर से पास करता है तो सब पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह कितना होगा, नीचे होगा। तो इस दोनों पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा A एंड B के बीच में, कहोगे नहीं सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आप पूछ दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता है, लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं होता। तो यहां से लेकर के यहां तक सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा। तो यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल चेंज नहीं किया, इसलिए 0 लिख दिया। आगे से डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि अगर कोई सिलेंड्रिकल रीजन है वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का, तो सेंटर से अगर कोई स्ट्रेट वायर पास करा तो उसमें EMF इंड्यूस नहीं होगा। अब इसमें EMF इंड्यूस होगा और इसमें होगा, दोनों में सेम होगा क्योंकि बिल्कुल सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। बोलो इसके और इसके सिमेट्री में कोई अंतर है, तो इसमें और इसमें दोनों में इक्वल होना चाहिए। अब ऐसा डायरेक्शन पोलरिटी हो जिससे कि करंट ऐसे फ्लो हो, तो कैसा पोलरिटी होना चाहिए, कहो सर पोलरिटी ऐसा होगा तभी तो यहां से करंट ऐसे निकलेगा। और इसमें पोलरिटी अपोजिट तो कर नहीं सकता, अपोजिट करेंगे तो नेट वोल्टेज 0 हो जाएगा। मतलब ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, एडिटिव होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन ऐसा होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो टोटल पता है, इसमें इक्वल है तो दोनों में आधा आधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिलेंड्रिकल रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, इसका रेडियस r है, ये एक रॉड है जिसका लेंथ l है और ये बाउंड्री को टच कर रहा है। तो इस रॉड में AB जिसका नाम लिखे हैं, इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा। देखिए फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन रॉड AB एज शोन इन फिगर। इसमें आपको EMF इंड्यूस निकालना है। आप कंस्ट्रक्शन करिए, इसमें एक लेट कर लीजिए कि ये वायर भी है और ये वायर भी है, ऐसा लेट कर लीजिए। लेट करने में कोई दिक्कत है,
ये क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल हो जाएगा। इस ट्रायंगल से कितना फ्लक्स पास कर रहा है वो निकालिए। इसका एरिया निकाल सकते हो ट्रायंगल का, कैसे निकालोगे जी? कहो सर यहां से परपेंडिकुलर इस पर डाल दीजिए, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये हाइट को h मान लेते हैं, और परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोई भी कॉर्ड जो होता है उसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है, पता है ना? क्यों करता है हाफ हाफ में डिवाइड? अच्छा छोड़ो, इसे जानते ही है। ये हो गया l/2, ये हो गया l/2, है ना? तो h का वैल्यू निकल गया, h हो गया r² माइनस l²/4 का अंडर रूट। तो इसका एरिया निकल गया। इससे फ्लक्स कितना पास करेगा? इसका एरिया 1/2 h इंटू एल, एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड B। डिफ्रेंशिएट करो, 1/2 HL dV/dt। ये ईएमएफ इंड्यूस हो गया। ये पूरा का पूरा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होगा, इसमें और इसमें इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट वायर सेंटर से पास कर रहा है, तो उसमें इंड्यूस नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स तो सर्कुलर लाइन है। तो ऐसे ऐसे सर्कल आप यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर दो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ ऐसे, इस लाइन के परपेंडिकुलर है। यहाँ भी इस लाइन के क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा? हमेशा नहीं होगा। तो इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेशन का कुछ वैल्यू आएगा, और वो वैल्यू हम लोग ऐसे निकालेंगे। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन AB इज इक्वल टू हाफ, H के जगह लिख देते हैं r² माइनस l²/4 का अंडर रूट इंटू L इंटू dB/dt, और dB/dt 2 दिया हुआ है। तो ये आंसर हो गया। डायरेक्शन क्या होगा? तो कहोगे सर करंट तो ऐसे फ्लो करेगा। अब इसमें इंड्यूस है नहीं, मतलब इसमें डायरेक्शन ये होना चाहिए। इस सिलिंड्रिकल रीजन में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। हम लोग सीपीपी का क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं। तो ये सिलिंड्रिकल रीजन है जिसमें सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, और ये एक सर्कल है इसके अंदर जिसका रेडियस स्मॉल r है, और ये एक स्क्वायर है जो कि इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब उसके अंदर है ये सर्कल। बताना है फर्स्ट पार्ट में, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E एट ए पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो कहो सर वो अभी कैलकुलेट किए थे, आप समझाए थे कि देखो अगर अंदर में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, तो तुमको करना क्या है, एक सर्कल लेट कर लेना है जिसका रेडियस r है, तो इससे फ्लक्स निकाल लो पहले। बोलो फ्लक्स कितना? तो कहोगे πr² इंटू B। ईएमएफ निकाल लो, πr² dB/dt, और ये ईएमएफ कितने के बराबर? E इंटू 2πr। बोलो ना। अरे भाई ईएमएफ क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस ही तो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ। तो इसका लेंथ कितना है? 2πr। तो E इंटू 2πr इज इक्वल टू πr² dB/dt। πr², r से r एक उड़ा दीजिए, पाई से पाई उड़ा दीजिए, तो E का वैल्यू हो गया r/2 dB/dt। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट आपको बताना है। सेकेंड पार्ट में यह कहा गया है कि कंसीडर अ पॉइंट P ऑन साइड ऑफ अ स्क्वायर सर्कमस्क्राइबिंग द सर्कल। इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने वाला ये जो स्क्वायर है उस पर एक पॉइंट ये P ले लीजिए, ठीक है, ले लिए। सो दैट कॉम्पोनेंट ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट P along BA इज सेम एज मैग्नीट्यूड फाउंड इन पार्ट A। सब लोग ध्यान इधर लिखना बंद कर दो। अगर तुमसे ये पूछें कि इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो कहोगे सर सही, तो सर मतलब आप क्या करिए कि यहाँ से इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसका परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। बोलो ना, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो एक ऐसा सर्कल लो जिसको कि जो कि P पॉइंट से पास करता हो, और ये इसका रेडियस हो जाएगा, और ये इधर के तरफ होगा। ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम कुछ मान लेते, x मान लेते। तो इस पॉइंट पर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये बात सबको समझ आ गया ना? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो
कहोगे सर x डिस्टेंस पर निकालना है, r डिस्टेंस पर निकालना था तो ये था x डिस्टेंस पर x/2 dB/dt। कोई दिक्कत नहीं, सेंटर से कितने भी डिस्टेंस पर निकालना तो ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो x डिस्टेंस पर इतना हो। अब हम कह रहे हैं कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर के तरफ कंपोनेंट कितना होगा, इधर के तरफ BA डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, BA के डायरेक्शन में कितना होगा। तो देखो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को यहाँ से मिला देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस तो r है, रेडियस है, ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, लेट दिस इज थीटा। तो ये अगर थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये एंगल थीटा हो गया। तो E का इधर कंपोनेंट, E का कंपोनेंट BA के डायरेक्शन में कितना होगा, E cos थीटा। E के जगह पर लिख दो x cos थीटा बाई 2 dB/dt। और x cos थीटा कितने के बराबर, इस ट्रायंगल से देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना जी, ये x है और ये x cos थीटा होगा। तो x cos थीटा को r लिख सकते हैं, तो r/2 dB/dt। यही तो प्रूफ करना था कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट होगा वो इतने के बराबर होगा। तो प्रूफ हो गया। कृपया यहां पर ध्यान से देखें, ये एक स्क्वायर है, सब लोग ध्यान दीजिए प्लीज। ये एक स्क्वायर है शुरू में, और इस दोनों कॉर्नर को हम खींच रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से। तो जैसे जैसे खींचेंगे तो धीरे धीरे ये एक रोम्बस में चेंज होगा। ये बात बिल्कुल सही है। ये वाला एंगल शुरू में 90 डिग्री है, और कुछ देर के बाद ये पॉइंट सपोज यहाँ चला आया और ये पॉइंट सपोज यहाँ चला आया, तो ये पॉइंट यहाँ से नीचे आ जाएगा, ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा। अब ये रोम्बस कुछ ऐसा हो जाएगा। रोम्बस समझते हो ना जी, ऐसा पैरेललोग्राम जिसका सब साइड इक्वल होता है। ये जो रोम्बस है उसका ये एंगल तुमको दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। अभी हम ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, सपोज दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होगा। हमारा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है वैसे, सिमेट्रिकली अगर इसको खींचेंगे तो ऊपर नीचे एंगल तो सेम ही होगा। तो इसका एरिया कितना है वो थीटा के टर्म में निकालिए। तो थीटा के टर्म में निकाल सकते हैं। देखो यहाँ से लेकर के ऐसे ऐसे ऐसे, ये एक ट्रायंगल है, क्या है ट्रायंगल। इसका एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का, 1/2 इंटू बेस। ये बेस होगा a cos थीटा, और ये हाइट कितना होगा, a sin थीटा। ये इसका हो गया, और इसको 4 से गुना कर दीजिए इंटू 4, ये एरिया हो गया। इस पूरे स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन है, तो आप या तो डॉट मान लीजिए या क्रॉस मान लीजिए, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही आपको निकालना है। तो हम अंदर की तरफ b मान लिए। एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल 0 है, क्योंकि जिधर मैग्नेटिक फील्ड उधर ही एरिया लेंगे। इतना फ्लक्स हो गया, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेरिएबल क्या है, क्या a वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, इसका साइड है। b वेरिएबल है, नहीं, वेरिएबल क्या है, थीटा। क्योंकि जैसे जैसे इसको खींचेंगे वैसे वैसे थीटा का वैल्यू चेंज करेगा। तो हम फ्लक्स निकाले एज ए फंक्शन ऑफ थीटा। अब क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एक बार और लिख देते हैं, 2b a स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो ba स्क्वायर साइन 2 थीटा, इसको डिफरेंशिएट करो, d∅/dt। बोलो ba स्क्वायर साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा बाई 2 इंटू 2 इंटू डी थीटा बाई डी टी। साइन 2 थीटा का 2 थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस 2 थीटा, 2 थीटा में से 2 बाहर हो गया, टी के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाई डी टी। ये d∅/dt इतने के बराबर हो गया। अब आपको डी थीटा बाई डी टी का वैल्यू यहां रखना पड़ेगा। वो कैसे रखेंगे, u के टर्म में। आप ध्यान से देखो, ये जो स्क्वायर है उसका शुरू में सेंटर तो ये था, यही था ना, और जैसे जैसे इसको खींच रहे हैं तो रोम्बस का सेंटर चेंज किया कि सेम है, सेम है। यहां से इस पॉइंट का ये डिस्टेंस
इसको x मान लेते हैं, तो बोलो x कितने के बराबर? तो कहोगे सर अभी तो बताए ये a है तो ये a cos थीटा होगा। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के इधर मूव करने का वेलोसिटी u है। ये जो पॉइंट है इधर के तरफ u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मतलब x के इंक्रीज करने का रेट u है। तो हम u को लिख सकते हैं dx बाई dt, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, cos थीटा का। तो यहां से d थीटा बाई dt, d थीटा बाई dt कितने के बराबर? dx बाई dt तो u हो गया बाई a साइन थीटा का माइनस, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाएगा थीटा बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, इसलिए d थीटा बाई dt नेगेटिव आया। अब इसका वैल्यू आप यहां रख दीजिए। हम लोगों को माइनस डी फाई बाई डी टी वैसे निकालना था, क्योंकि माइनस डी फाई बाई डी टी ई एम एफ इंड्यूस होता है, तो माइनस डी फाई बाई डी टी हो गया ई एम एफ इंड्यूस बी ए स्क्वायर 2 cos 2 थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी यू बाई ए साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया। कितना ई एम एफ इंड्यूस हुआ एज ए फंक्शन ऑफ थीटा? ये ईएमएफ इंड्यूस किसका फंक्शन है? थीटा का फंक्शन है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि जब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होगा तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। तो हमको निकालना है ईएमएफ इंड्यूस्ड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इसमें थीटा का वैल्यू 30 रख दो तो कितना हो जाएगा? एक ए तो कैंसिल कर देते हैं, यहां होगा 2BAU cos 60 sin 30, ये तो कैंसिल हो गया, तो आंसर होगा 2BAU। लेकिन अगर देखो इसमें गलती कहां पर हुआ, उसका गलती कहां हुआ? सबसे पहला चीज तो कि अगर आपको ईएमएफ इंड्यूस इसमें निकालना है तो तुम कहो कि सर एंगल तो 60 दिया है तो इसको 60 मान लेते हैं, ये 30 हो गया, तो इस 30 एंगल पर फ्लक्स आप निकाल दीजिए। तो 30 पर फ्लक्स निकालोगे तो यहाँ 30 रख दो, फ्लक्स निकाल लिए। अब सर उसको डिफरेंशिएट कर दिए तो वो 0 हो जाएगा। अगर तुमसे कहें कि फंक्शन है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, तुमसे पूछें कि dy बाई dx क्या होगा जब x का वैल्यू 2 है, तो क्या करोगे? पहले यहाँ 2 रख दोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे, कि पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर रखोगे? पहले डिफरेंशिएट करोगे। तो जब आपको ईएमएफ इंड्यूस निकालना है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, तो सबसे पहला स्टेप है कि आप उसको वेरिएबल के फॉर्म में फ्लक्स लाइए, उसको डिफरेंशिएट करिए, फिर उसका वैल्यू रखिए। तो उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, ये सही है। तो इसको लिखिए। अब देखो इसमें जो आपको दिक्कत आ रहा था, सबसे पहला चीज तो कि फ्लक्स आप थीटा पर निकाली, यहां तक ठीक है। यहां आने के बाद फिर तुम सोचोगे अब डी थीटा बाई डी टी को कहां चलाएं। ये जो इंफॉर्मेशन यू दिया हुआ था, ये यू और थीटा में रिलेशन है, क्योंकि ये डिस्टेंस एक्स और थीटा में रिलेशन है। तो फिर इस डी थीटा बाई डी टी को यू के टर्म में रख दिए, क्योंकि यू दिया हुआ था, तो थीटा के फॉर्म में ईएमएफ इंड्यूस आ गया। अब किसी भी एंगल के लिए आप ईएमएफ निकाल सकते हैं। दूसरा पॉइंट पर आते हैं। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का है, फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन फ्रेम एट दिस इंस्टेंट इफ टोटल रेजिस्टेंस इज आर। तो ये तो हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ पता चल गया, तो आर से डिवाइड कर देंगे, इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा। फाइंड टोटल चार्ज विच फ्लो थ्रू अ साइड ऑफ फ्रेम बाय द टाइम स्क्वायर इज डिफॉर्म्ड इनटू स्ट्रेट लाइन। ध्यान यहाँ दो, ये शुरू में जो स्क्वायर था, जब इसको आप खींचना शुरू किए तो ये रोम्बस हुआ, और खींचो इसको, खींचते खींचते जब ये वाला एंगल 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो जब स्ट्रेट लाइन ये बन जाएगा तो बताइए कि किसी एक साइड से कितना चार्ज क्रॉस करेगा। भाई जब आप इसको ऐसे खींचना शुरू किए तो इसमें करंट फ्लो करेगा ना जी, क्योंकि फ्लक्स इससे चेंज हो रहा है। करंट कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? अब 2-4 घंटा लगा दो, अंदर के तरफ फ्लक्स जो है वो बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि एरिया घट रहा है, स्क्वायर का एरिया सबसे ज्यादा है, रोम्बस का एरिया घट गया, स्ट्रेट लाइन का एरिया 0 हो जाएगा। अंदर के तरफ फ्लक्स
डिक्रीज कर रहा है तो करंट इस तरह से फ्लो करेगा जो अंदर के तरफ फ्लक्स को बढ़ाए, तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ये हो। हाँ, पता चल गया, ये इंड्यूस्ड करंट ऐसे फ्लो करेगा इसमें। तो इंड्यूस्ड करंट अगर इसमें फ्लो कर रहा है तो किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज पर सेकेंड क्रॉस कर रहा है वो आपको पता है। ये इंड्यूस्ड करंट सपोज करो आई है, तो आप आई को क्या लिखेंगे, डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे, और इस डी टी को इधर ले आइए तो डी क्यू कितना हो जाएगा, आई डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। जितने टाइम में ये डिफॉर्म हो गया है तो जीरो से लेकर के उस टाइम तक इंटीग्रेट कर दो। अगर आई कांस्टेंट है तो बाहर चला आएगा, और अगर आई वेरिएबल है तो उसका फंक्शन रखना पड़ेगा। आई कांस्टेंट होगा इसमें कि वेरिएबल होगा, कौन वेरिएबल होगा सर, ईएमएफ देखिए वेरिएबल है, थीटा के साथ चेंज कर रहा है, रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो करंट का इक्वेशन क्या होगा, वेरिएबल होगा। करंट वेरिएबल है तो करंट का फंक्शन रखिए, उसको इंटीग्रेट करिए। एक तरीका ये है, इस तरीका से तुम लोग करना, हम दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। हमारा तरीका क्या है सो देखो, ये तरीका गलत नहीं है, ये तरीका बिल्कुल सही है, लेकिन हमारा तरीका क्या है सो जरा देखिए, जरा ध्यान से सब लोग देखो। यहाँ जब ये रोम्बस इस फॉर्म में बना तो इस समय इससे जो फ्लक्स पास हुआ वो आप निकाल लिए, ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होगा, माइनस डी फाई बाई डी टी। किसी भी टाइम पर ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अगर दोनों तरफ हम रेजिस्टेंस से भागा दे दें, टोटल रेजिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ दे सकते हैं, आर से भागा, ई बाई आर, ये क्या होगा, इसमें करंट, तो इसको लिखेंगे आई। इस आई को हम लोग लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, ये होगा माइनस 1 बाई आर डी फाई बाई डी टी। डी टी को उड़ा दीजिए तो डी क्यू कितने के बराबर, माइनस डी फाई बाई आर। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, डी क्यू का इंटीग्रेशन डेल्टा क्यू माइनस डी फाई का इंटीग्रेशन डेल्टा फाई। डी क्यू का डेल्टा क्यू का मतलब किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज क्रॉस किया, और माइनस डेल्टा फाई का क्या मतलब, फाई 1 माइनस फाई 2 बाई आर। डेल्टा फाई का क्या मतलब होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज का मतलब हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो डेल्टा फाई हो गया फाई 2 माइनस फाई 1, वो माइनस लगा दिए तो फाई 1 माइनस फाई 2। मतलब अगर कोई लूप तुमको दिया हुआ है तो उसके किसी क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज क्रॉस किया है, आगे से डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करिए, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस।